भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में 7वीं क्लास के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 4 धरातल के रूप बदलने वाले कारक बाह्य कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम अनाच्छादन के अंतर्गत आने वाली 3 क्रियाएं अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में जानेंगे और दूसरे भाग में हम अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के बारे में समझेंगे। आज का भाग शुरू करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि आज के पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। आज के पाठ में हम धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बाह्य कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। धरातल पर परिवर्तन लाने वाली क्रियाओं में अनाच्छादन की क्रिया के बारे में जानेंगे और अनाच्छादन के अंतर्गत आने वाली 3 क्रियाओं अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम अपर्दन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अपर्दन में सहायक कारक कौन कौन से होते हैं। फिर हम अपर्दन के अंतर्गत आने वाली मृदा अपर्दन के कारणों, प्रभावों और रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। फिर हम अपक्षय और अपर्दन में अंतर को समझेंगे और उसके बाद हम निक्षेपण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले आप बताइए कि क्या आज जैसा पृथ्वी का धरातल आज दिखाई देता है, क्या आज से हजारों या लाखों साल पहले ऐसा ही दिखाई देता था? आप एक बार सोच के बताइए। आपने ये बात पाठ 3 में अच्छे से समझी थी कि पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन आते रहते हैं और पृथ्वी के धरातल पर ये परिवर्तन मुख्यतः 2 बलों द्वारा आते हैं। आप जरा याद करके बताइए वे बल कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पहला आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। आंतरिक बल पृथ्वी की सतह के किस तरफ उत्पन्न होता है? बिल्कुल, यह बल पृथ्वी की अंदर यानी कि नीचे की तरफ उत्पन्न होता है और इस बल द्वारा पृथ्वी पर पठार, पर्वत आदि भूदृश्यों की उत्पत्ति होती है, यानी कि पर्वत निर्माण और पठार निर्माण की प्रक्रिया होती है। अच्छा, बाह्य का मतलब होता है बाहरी। तो सोचो यह बल धरातल के किस तरफ उत्पन्न होता होगा? सोच के बताइए। आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि ये बाह्य बल है, यह पृथ्वी के ऊपर यानी धरातल के ऊपर उत्पन्न होता है और इस बल द्वारा धरातलीय संरचनाओं में जैसे कि पर्वतों, पठारों आदि में काट छाट होती है और वो धीरे धीरे समतल होती रहती है। जैसे आंतरिक बलों की उत्पत्ति स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण होती है, ऐसे ही बाह्य बलों की उत्पत्ति भी कुछ बाह्य शक्तियों द्वारा होती है। ये शक्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं? ये शक्तियां हैं तापमान, पाला, वर्षा, उसके अतिरिक्त प्रवाहित जल, हिमानी, नदियां, पवनें और समुद्री लहरें। इन बाहरी शक्तियों द्वारा धरातल पर काट छाट होती है। जैसे ही आंतरिक बलों द्वारा पर्वतों और पठारों का निर्माण होता है और ये भूदृश्य धरातल पर उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ये बाहरी शक्तियां इनमें काट छाट कर इन्हें समतल बनाने लग जाती हैं। बच्चों, पृथ्वी पर जब ये बाहरी शक्तियां कार्य करती हैं तो चट्टानों में टूट फूट होती है और ये भूपटल पर तोड़फोड़ करते हैं। टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब भूपटल पर टूट फूट होती है, टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, तब इसे अनाच्छादन कहा जाता है और इसमें 3 क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहली, जब भूपटल पर टूट फूट हो और टूटे हुए टुकड़े वहीं गिर जाएं। दूसरी, भूपटल पर यानी चट्टानों में टूट फूट हो और टूटने के बाद टूटे हुए टुकड़े या टूटे हुए कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और तीसरी में, जब ये टूटे हुए टुकड़े या कण किसी अन्य स्थान पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और इन तीनों क्रियाओं को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहली, जिसमें चट्टानों में टूट फूट होती है और टूटे हुए कण या टूटे हुए टुकड़े चट्टानों के उसी स्थान पर गिर जाते हैं, तब उसे अपक्षय कहा जाता है। दूसरी क्रिया होती है अपर्दन। जब चट्टानों में टूट फूट हो और टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, तब इसे अपर्दन कहा जाता है। और जब ये टूटे हुए कण या टुकड़े किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं
तो इसे निक्षेपण कहा जाता है। तो बच्चों, अनाच्छादन के अंतर्गत 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला है अपक्षय। जैसे अभी आपने समझा कि कुछ बाहरी शक्तियों द्वारा धरातल पर काट छाट होती है, टूट फूट होती है, तो क्या होता है कि जब चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती हैं तब इस क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। और यहाँ पर टूटे हुए टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। मतलब जब चट्टानें टूटती हैं और टूटे हुए टुकड़े अपने ही स्थान पर गिर जाते हैं, यानी उनका परिवहन नहीं होता है, तब इस क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अब आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि आखिर चट्टानें अपने ही स्थान पर कैसे और क्यों टूट जाती हैं। तो बच्चों, इसमें कुछ बाहरी शक्तियों का हाथ होता है। ये बाहरी शक्तियां हैं जैसे कि तापमान में अंतर, पाला पड़ना, हवा, वर्षा, कुछ जीव जंतु, कुछ वनस्पति और कुछ मानवीय गतिविधियां। ये सभी कारक जो हैं ये चट्टानों में टूटने की क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इन्हीं के आधार पर, यानी किन कारकों के द्वारा अपक्षय की क्रिया हो रही है, उसके आधार पर अपक्षय को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। आइए एक एक करके विस्तार से इसको समझते हैं। सबसे पहला है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय यानी जब कुछ भौतिक कारकों के द्वारा चट्टानों में टूट फूट हो, टूटे हुए टुकड़े अपने ही स्थान पर गिर जाएं, तो इसे भौतिक अपक्षय कहा जाता है। और ये मुख्यतः तापमान में परिवर्तन के कारण, पाला पड़ने से, हवा के प्रभाव से और वर्षा के कारण होता है। आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार ये कारक चट्टानों में तोड़फोड़ करते हैं। सबसे पहला है तापमान के कारण। बच्चों, आपने अपने घरों की छतों पर या आपने अपने घर के आंगन में फर्श पर दरारें पड़ती हुई देखी होंगी। क्या आपने कभी अनुभव किया कि ये दरारें क्यों पड़ जाती हैं? और आपने एक चीज और अनुभव की होगी कि जहां पर सूर्य की तेज धूप पड़ती है वहां पर ये दरारें ज्यादा पड़ती हैं। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या कारण होता होगा कि सूर्य की गर्मी के कारण दिन का तापमान ज्यादा होता है, जबकि इसकी अपेक्षा रातें कम गर्म होती हैं। तो जब सूर्य की गर्मी से, और आपने ये भी जाना है कि जब कोई चीज गर्म होती है तो वो फैल जाती है, और जब वो ठंडी होती है तो वो सिकुड़ जाती है। उसी प्रकार सूर्य की गर्मी के कारण दिन में चट्टानें फैल जाती हैं, और फिर जब रात में कम तापमान थोड़ा कम होता है तो ये चट्टानें ठंड के कारण सिकुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया प्रतिदिन होती है। दिन में सूर्य की गर्मी के कारण चट्टानें फैल जाती हैं, फिर रात में ठंड के कारण सिकुड़ जाती हैं, और धीरे धीरे जब यही प्रक्रिया प्रतिदिन होती रहती है तो इससे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और कमजोर होकर टूटने लगती हैं। तो इस प्रकार तापमान में अंतर के कारण चट्टानों में टूट फूट होती है। ऐसे प्रदेश जहां पर दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर होता है, वहां पर यह प्रक्रिया काफी तेजी से होती है। आप सोचिए ऐसे कौन से स्थान है जहां पर दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर होता है? सोच के बताइए बच्चों। वे स्थान है मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि मरुस्थलों में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। दूसरी प्रक्रिया है हवा के प्रभाव से। हवा भी चट्टानों में तोड़फोड़ करती है। कैसे? कि जब हवा चलती है तो उसके साथ साथ धूल मिट्टी या कुछ कण भी उड़ते हैं। ये कण चट्टानों से जाके टकराते हैं, और हवा के प्रभाव से भी चट्टानों में टूट फूट होने लगती है। हवा कई बार दरारों में घुस जाती है चट्टानों की, जिसकी वजह से भी चट्टानों में टूट फूट, उन पर दबाव बनता है और वे टूटने फूटने लगती हैं। तो हवा के प्रभाव से भी चट्टानों में टूट फूट होती है। अगला है पाला। ठंडे प्रदेशों में पाला एक महत्वपूर्ण कारक है चट्टानों के टूटने का। आप जानते हैं कि जब ठंडे प्रदेशों में जब रात में अत्यधिक ठंड होती है तो पानी जमने लगता है। ऐसे ही चट्टानों की दरारों में पानी क्या होता है? जम जाता है। चट्टानों की दरारों में क्या होता है? रात में अत्यधिक ठंड पड़ती है तो पानी जम जाता है। फिर जब अगले दिन सूरज निकलता है तो ये पानी फिर तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। रात में फिर पाला पड़ने से यह जम जाता है। और आप जानते हैं कि बर्फ का आयतन तरल जल की अपेक्षा ज्यादा होता है,
और इसकी वजह से जो चट्टानों में बर्फ जम जाती है यह दरारों पर दबाव डालती है। फिर धीरे धीरे दबाव रात में ज्यादा होता है, दिन में कम होता है। इस प्रकार धीरे धीरे चट्टानें कमजोर होने लगती हैं और इन दरारों पर दबाव पड़ने और के कारण दरारें बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे ये अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती हैं। इसके अतिरिक्त आपने बच्चों एक प्रश्न बताइए कि आपने अखबारों में, टीवी में या कहीं पुस्तक में जरूर पढ़ा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो पानी के नल होते हैं या पानी के पाइप होते हैं वे फट जाते हैं। अब आप जरा एक बार सोचकर बताइए कि यह किस कारण होता होगा। जैसे अभी आपने जाना कि बर्फ का आयतन तरल जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो पहाड़ी इलाकों में रात में अत्यधिक ठंड पड़ती है और इस कारण जो नलों में और पाइपों में पानी भरा होता है वह जम जाता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अभी आपने समझा कि बर्फ का आयतन तरल जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो यह पाइपों में और नलों की दीवारों पर दबाव डालने लगता है और जब यह दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तब ये पाइप फट जाते हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया पाला के द्वारा चट्टानों में टूट फूट के कारण होती है कि जब दरारों में जल घुस अंदर आ जाता है, उसके बाद ठंड से वह जम जाता है तो यह दरारों पर दबाव डालता है, दरारें बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे चट्टानें टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती हैं। अब हम जानते हैं कि वर्षा के कारण किस प्रकार से चट्टानों में टूट फूट होती है। बच्चों आपने अभी समझा था कि दिन में गर्मी के कारण चट्टानें फैल जाती हैं। जब कोई चीज गर्म होती है तो वो फैल जाती है, तो जब दिन में सूर्य के तापमान से चट्टानें फैल जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से बारिश होने लगती है तो इन गर्म चट्टानों पर ठंडा जल पड़ता है, इससे ये चट्टानें चटक जाती हैं। तो जब गर्म चट्टानों पर वर्षा का जल पड़ता है तो उससे चट्टानें चटक जाती हैं और चटकने के कारण धीरे धीरे टूटने लगती हैं। अच्छा, अब आप सोचकर बताइए कि यदि जलते हुए बल्ब के ऊपर या जलती हुई लालटेन के ऊपर पानी के छींटे पड़ जाएं तो क्या होगा? बल्ब और लालटेन की जो कांच है वह टूट जाएगा। अब सोचिए इसके पीछे क्या कारण होगा? क्योंकि जब बल्ब जलता है या लालटेन जलती है तो उसका कांच गर्म हो जाता है। कांच गर्म होने के कारण उसकी सतह फैल जाती है और जब उस पर पानी के या छींटे पड़ते हैं तब क्या होता है कि वह सतह जहां पानी के छींटे पड़े हैं वह एकदम से ठंडी होकर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण बल्ब के कांच और लालटेन के कांच तिड़क जाते हैं यानी चटक जाते हैं। यही क्रिया के द्वारा चट्टानों में भी टूट फूट होती है। बच्चों अभी आपने जाना भौतिक अपक्षय के बारे में। अब दूसरा अपक्षय का प्रकार है रासायनिक अपक्षय। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर कुछ रासायनिक परिवर्तनों द्वारा चट्टानों में टूट फूट होगी। आप सभी जानते हैं कि चट्टानों में क्या होता है? अनेक खनिजों का सम्मिश्रण होता है, यानी चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। जब ये खनिज तत्व पानी के संपर्क में आते हैं तो इन खनिज तत्वों में कुछ परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों से चट्टानों के या शैलों के बंधन ढीले पड़ते हैं और चट्टानों में इन रासायनिक क्रियाओं द्वारा जब ये बंधन ढीले पड़ते हैं तो धीरे धीरे चट्टानें अपने ही स्थान पर टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती हैं। आपने अपने घरों या घर में या आपके आसपास के घर में कहीं ना कहीं चूने से पुताई होती हुई अवश्य देखी होगी और आपने देखा होगा कि चूना जो है वो बहुत ही आसानी से पानी के अंदर घुल जाता है। ऐसे ही कुछ चट्टानें चूने की होती हैं। जब इनमें वर्षा का जल प्रवेश करता है तो चूना इसमें आसानी से घुल जाता है और पानी के साथ बह जाता है। इससे चट्टानों में टूट फूट होती है। अच्छा बच्चों, आपके घर में कुछ सामान लोहे का अवश्य होगा और आपने अनुभव भी किया होगा कि कभी कभी उन लोहे के सामानों में जंग लग जाती है। अब आप सोच के बताइए कि लोहे में जंग किन कारण से लगती है और ये भी सोचिए कि यह जंग जो है वो किस मौसम में ज्यादा लगती है। यह जंग वर्षा के मौसम में ज्यादा लगती है, क्योंकि जब लोहा पानी के संपर्क में आता है तब इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और लौह ऑक्साइड बनता है, जिसे हम साधारण भाषा में
जंग लगना कहते हैं। इस जंग लगने के कारण जो चट्टाने की लोहे की परतें हैं उनमें क्षरण होता है, परतें ढीली पड़ने लगती हैं, वो चूरन में परिवर्तित होने लगती हैं, जिसके कारण लोहे में टूट फूट होती है। ऐसे ही कुछ चट्टाने हैं जिनमें लौह तत्व पाया जाता है, और जब यह लौह तत्व पानी के संपर्क में आता है तो इसमें क्रिया होती है और फिर चट्टानों में टूट फूट होती है। तो जब कुछ रासायनिक परिवर्तनों द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है तो इसे रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। अब हम जानते हैं जैविक अपक्षय के बारे में। जैविक अपक्षय यानी कि जब कुछ जैविक कारकों जैसे कि वनस्पति, जीव जंतुओं या कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा अपक्षय की क्रिया हो तो उसे जैविक अपक्षय कहा जाता है। तो कुछ जीव जंतु, वनस्पति और कुछ मानवीय क्रियाएं अपक्षय की क्रिया को बढ़ावा देती हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। जैसे कुछ जंतु हैं, कुछ जंतु चट्टानों में बिल बनाते हैं। बताइए कौन कौन से जंतु चट्टानों में बिल बना सकते हैं? जैसे चूहा, खरगोश और कुछ कीड़े मकोड़े। जब ये जंतु चट्टानों में बिल बनाते हैं तो ये चट्टानों को तोड़ते हैं, खोदते हैं उसमें बिल बनाने के लिए, जिसके कारण चट्टानों में टूट फूट होती है। उसके अतिरिक्त कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेड़ पौधों के बीज हवा द्वारा चट्टानों की दरारों में घुस जाते हैं, जैसे कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब ये जब बीज जो हैं दरारों में घुस जाते हैं तो कई बार अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये वहां पर अंकुरित हो जाते हैं, और जब अंकुरित हो जाते हैं तो इनकी जड़ें जो हैं वो दरारों में अंदर की तरफ प्रवेश करने का प्रयास करने लगती हैं, और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ घुसती हैं ये मोटी होती जाती हैं, और इसके कारण चट्टानों की दरारों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये चट्टानें धीरे धीरे टूट जाती हैं। तो इस प्रकार वनस्पति के द्वारा भी अपक्षय की क्रिया होती है। उसके अतिरिक्त मनुष्यों द्वारा भी अपक्षय की क्रिया होती है। मनुष्य अपनी अनेक जरूरतें पूरे करने के लिए चट्टानों में तोड़फोड़ करता है। जैसे खनिज निकालने के लिए वह खनन का कार्य करता है, और वह मिट्टी खोदता है, नीचे चट्टानों को खोदता है जिससे कि वह खनिज निकाल सके। तो इसके द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है। उसके बाद कई बार मनुष्य अपनी सड़कें बनाता है या पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाता है, पहाड़ी इलाकों में रेल मार्ग या सड़क मार्ग बनाने के लिए वह चट्टानों में तोड़फोड़ करता है। तो इसके द्वारा भी चट्टानों में टूट फूट होती है। तो जब कुछ जैविक कारकों के द्वारा चट्टानों में टूट फूट होती है तो इसे जैविक अपक्षय कहा जाता है। अब आपको ये तीनों अपक्षय के तीनों प्रकार भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों, जैसे अपक्षय में तापमान, पाला, वर्षा का जल और हवा के प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं, उसी प्रकार कुछ बाहरी शक्तियां जैसे कि प्रवाहित जल यानी नदियां और पवनें, हिमानी, समुद्री लहरें ये भी चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं। और जब ये चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं तो ये अपने साथ टूटे हुए टुकड़ों या कणों को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तो जब चट्टानों के टूटकर जब चट्टानें टूटती हैं, टूटने के बाद जो टूटे हुए कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तब इस क्रिया को अपर्दन कहा जाता है। और यह एक गतिशील क्रिया है क्योंकि इसमें परिवहन को सम्मिलित किया गया है। यानी जब एक स्थान से कोई दूसरे स्थान पर टूटे हुए टुकड़े चले जाएं तो वह क्रिया अपर्दन कहलाती है। और इसमें कटाव और बहाव, क्योंकि टूटना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना दोनों ही सम्मिलित है। यानी अपर्दन में कटाव और बहाव दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। बच्चों, अपर्दन में भी चट्टानों में टूट फूट होती है, लेकिन अपर्दन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं होता। अपक्षय अपर्दन में सहायक तो होता है, लेकिन यह अपर्दन का भाग नहीं होता है। और अपर्दन किन कारकों के द्वारा होता है? वे कारक है प्रवाहित जल, पवन यानी हवा, समुद्री लहरें, हिमानी और कुछ मानवीय क्रियाएं यानी कुछ मानवीय गतिविधियों के द्वारा भी अपर्दन की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि जब तेज बारिश होती है तो मिट्टी भी उसके साथ बह जाती है, या कई बार तेज हवा चलने से भी मिट्टी हवा के साथ उड़ जाती है।
तो जब मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का परिवहन होता है, यानी किन्हीं कारकों के द्वारा मिट्टी की उपजाऊ परत एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, तो इसे मृदा अपरदन होता है या इसे मृदा अपरदन कहते हैं। और वर्षा या बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी बह जाती है या हवा के साथ मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाती है। तो हवा के द्वारा और नदियों के द्वारा यानी बहते हुए पानी के द्वारा अपरदन, मृदा अपरदन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। बच्चों, आपने खेतों में पानी को बहते हुए देखा होगा और नदी में पानी बहते हुए देखा होगा। दोनों में ही मिट्टी होती है। अब आप सोचिए कि यह मिट्टी कहाँ से आती है। जैसे अभी आपने समझा कि जब पानी बहता है तो वह अपने साथ मिट्टी की उपजाऊ परत को अपने साथ बहा कर ले जाता है। कुछ मानवीय गतिविधियां हैं जिनके कारण मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। ये मानवीय गतिविधियां कौन सी हैं, एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी वनों को काटने से मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जो पेड़ होते हैं या छोटे पौधे होते हैं, ये अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को बांधे रखते हैं, और अगर पेड़ कम हो जाएंगे तो बहता हुआ जल या हवा आसानी से मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ाकर ले जाएगी। तो वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है निर्माण कार्य के कारण। मनुष्य अपने घर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए या रेल मार्ग बनाने के लिए, सुरंग बनाने के लिए चट्टानों में तोड़फोड़ करता है, जिसके कारण वह मिट्टी की खुदाई भी करता है। जब वह मिट्टी की खुदाई करता है तो मिट्टी की परतें ढीली हो जाती हैं, और जब मिट्टी की परतें ढीली हो जाती हैं तो वह बहुत ही आसानी से पानी और हवा के साथ बह जाती हैं। तीसरा है खनन द्वारा। खनन में भी मनुष्य क्या करता है, नीचे खुदाई करता है। खुदाई के कारण वही मिट्टी की परतें ढीली हो जाती हैं और आसानी से पानी के साथ या हवा के साथ बह जाती हैं। चौथा कारण है कृषि कार्य, यानी कृषि कार्य द्वारा भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। अगर पहाड़ों में खेती की जाए और वहां पर सीढ़ी नुमा खेत ना बनाए जाएं तो उससे मृदा अपरदन बहुत तीव्र गति से होता है। उसके अतिरिक्त अगर फसलों को हेर फेर करके ना लगाया जाए, खेतों के आसपास मेड़ ना बनाई जाए, तो भी मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। तो अधिकतर इन मानवीय गतिविधियों द्वारा मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। अब मृदा अपरदन से का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी आपने जाना कि मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहा ले जाता है। तो जब इससे मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वह कमजोर होने लगती है, और जब मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाएगी तो उसका सीधा प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ता है, यानी उसमें फसलें बहुत अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं। उसके अतिरिक्त मृदा अपरदन से बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। मृदा अपरदन से जो नदियों के किनारे की मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाती है। पानी के साथ बह जाने के कारण जो नदियों का पानी है वो आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है। इससे बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को भी बहाकर ले जाता है। तो मृदा अपरदन और बाढ़ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मृदा अपरदन से बाढ़ आने की संभावना बढ़ती है और बाढ़ आने से मृदा अपरदन अधिक होता है। और जब मिट्टी की ऊपरी परत खत्म हो जाती है, उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, तो वहां पर पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह इलाका धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित होने लगता है। और रेगिस्तान में परिवर्तित होने के कारण धीरे धीरे कृषि योग्य भूमि में भी कमी आ जाती है, और इसका सीधा प्रभाव हमारे फसल उत्पादन पर या खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि हम किन किन उपायों को अपनाकर मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। सबसे पहला है वनों की अंधाधुंध कटाई को रोककर हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने जाना था ना कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने जड़ों में मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो अगर हम वनों की कटाई रोक दें तो उससे मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। दूसरा है वृक्षारोपण, यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त पहाड़ी इलाकों में अगर हम सीढ़ी नुमा खेती करेंगे तो उससे भी मृदा अपरदन को काफी हद तक कम किया जा सकता है,
क्योंकि सीढ़ीदार खेत लगाने से ढलान कम हो जाएगा और ढलान कम होने से मृदा अपरदन कम हो जाएगा। उसके अतिरिक्त खेतों में मेड़ लगाकर हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। मेड़ बनाने से क्या होगा कि जो ऊपरी खेत का पानी है वो पानी बहकर निचले खेतों में वो मिट्टी नहीं जा पाएगी, जिसके कारण मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। अभी आपने अपक्षय और अपरदन के बारे में जाना। ये दोनों क्रियाएं आपको एक समान लग रही होंगी क्योंकि दोनों में ही चट्टानों में टूट फूट हो रही है, लेकिन ये दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। आइए इनके अंतर को समझते हैं। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है क्योंकि इसमें परिवहन को सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पर चट्टानें जब टूटती हैं तो टूटकर एक स्थान से वहीं गिर जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती हैं। जबकि अपरदन एक गतिशील क्रिया है क्योंकि इसमें परिवहन को सम्मिलित किया गया है। इसमें चट्टानें टूटती हैं और टूटकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। उसके अतिरिक्त अपक्षय ऋतु और मौसम के प्रभाव से ज्यादा होता है, जबकि अपरदन के लिए कुछ गतिशील शक्तियां जैसे कि प्रवाहित जल यानी कि नदियां, हवा, हिमानी, समुद्री लहरें, इनके द्वारा अपरदन की क्रिया को बढ़ावा मिलता है या इन कारकों के द्वारा अपरदन की क्रिया ज्यादा होती है। अब अनाच्छादन की तीसरी क्रिया है निक्षेपण। जब अपरदन अपने द्वारा लाए गए मलबे का किसी दूसरे स्थान पर एकत्रीकरण करने लग जाता है, यानी अपरदित कारक जो अपने साथ चट्टाने या टूटे फूटे टुकड़े लाते हैं और वो उसको किसी अन्य स्थान पर जाकर इकट्ठा करने लगते हैं, तो इसे हम निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण किसका परिणाम है? अपरदन के कारण, क्योंकि निक्षेपण अपरदन के कारण ही होता है। अब निक्षेपण के कारक कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो निक्षेपण की क्रिया को बढ़ावा देते हैं? सबसे पहले अपरदन के कारकों के वेग में कमी आने के कारण। आपने बारिश में सड़कों पर पानी बहते हुए अवश्य देखा होगा। जब बहुत तेज बारिश आती है तो बहुत तीव्र गति से पानी बहने लगता है और आपने देखा होगा कि टूटे हुए पत्ते, कुछ टहनियां पानी के साथ बहने लगते हैं। और जब बारिश कम हो जाती है, पानी का प्रवाह कम हो जाता है, तो ये टूटे हुए पत्ते और टहनियां या कुछ अन्य पदार्थ ये सड़क के किनारे पे आके इकट्ठे होने लगते हैं, यानी इनका निक्षेपण होने लगता है। तो जब वेग में कमी होगी तो निक्षेपण की क्रिया बढ़ जाती है। उसके अलावा जब परिवहित पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी अपरदन के कारक जिन चट्टानों को या टूटे हुए टुकड़ों को जब लेके आता है, चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों को, और इनका भार ज्यादा होता है तो वो उनको एक स्थान पर इकट्ठा करने लग जाता है। उसके अलावा धरातल की ढाल में कमी आने के कारण भी निक्षेपण की क्रिया बढ़ जाती है। जब ढाल ज्यादा होता है तो अपरदन ज्यादा होता है और जब ढाल कम होता है तो निक्षेपण की क्रिया अधिक होती है। तो बच्चों, आज के भाग में हम इतना ही समझेंगे। अगले भाग में हम अपरदन और निक्षेपण के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के बारे में जानेंगे। आज एक बार दोहरा लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि बाह्य बलों द्वारा धरातल पर परिवर्तन होते हैं और इसमें अनाच्छादन की तीनों क्रियाओं अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण को समझा। हमने अपक्षय के प्रकारों के बारे में जाना, अपरदन और उसके कारकों को जाना, मृदा अपरदन के कारण, प्रभाव और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। उसके अतिरिक्त हमने अपक्षय और अपरदन में अंतर समझा और अंत में हमने जाना कि निक्षेपण क्या है और इसमें कौन से कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चों, आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य भी है, आप इसे नोट कर लीजिए और जल्दी आप पाठ को पढ़ के दोबारा से अपनी पुस्तक से इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए आप अपने स्तर पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आपको उनकी एक सूची बनानी है। उसके अतिरिक्त आपको अपक्षय कितने प्रकार का होता है ये बताना है कि कितने प्रकार का होता है और उनके नाम लिखने हैं। फिर आपको अपक्षय और अपरदन में अंतर स्पष्ट करना है, जैसा कि अभी हमने जाना था। उसके बाद आपको बताना है कि निक्षेपण किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको एक प्रोजेक्ट कार्य भी दे रहे हैं। अभी आपने समझा कि पेड़ पौधों के विकास के लिए मिट्टी कितनी जरूरी है और मृदा अपरदन से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत खत्म हो जाती है या बह जाती है या उड़ जाती है। प्रकृति ने हमें असंख्य पेड़ पौधे दिए हैं, लेकिन हम अपने अज्ञानतावश इन पेड़ पौधों को काटते रहते हैं। तो आपको प्रकृति का आभार व्यक्त करने के लिए अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना है और सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसकी नियमित देखभाल भी करनी है।
उसके अतिरिक्त जब अभी हमने जाना था कि चट्टानों की दरारों में पेड़ पौधे अंकुरित हो जाते हैं और उसके कारण चट्टानों में टूट फूट होती है। आपको भी अपने घर की छत का या आंगन का अवलोकन करना है और देखना है कि क्या वहां पर कोई पेड़ पौधा तो नहीं उगाया है, और अगर उगाया है तो उससे उसको क्या छत को या आंगन के फर्श को क्या नुकसान हो रहा है। तो बच्चों, आज के भाग में इतना ही। इस पाठ के अगले भाग के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।